Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? So guys, welcome to all of you in the special session where we are learning how to pass journal entries and this session is very important for every one of you जिन लोगों को journal entry पास करने में थोड़ी तकलीफ होती है। Although I know कि आप में से बहुत सारे बच्चे 11th-12th में जर्नल एंट्री पढ़कर आ चुके हैं, तो बस एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दे रहा हूं ताकि जब हम जर्नल एंट्री पास करें तो आप लोगों को दिक्कत ना आए। सेशन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, ठीक है ना। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम लोगों का जितना भी कॉन्सेप्ट था ना, वो इस बात पे टिका हुआ था कि हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। आज हम ऑफिशियली उसी चीज को बहुत अच्छे लेवल पे स्टडी करेंगे ताकि आप आराम से जर्नल एंट्रीज को फॉर्म कर सके। क्योंकि ये एक सीरीज है तो ये सेशन छोटा ही होगा, 15 से 20 मिनट, और फिर अगले सेशन के अंदर हम बाकी की डिस्कशंस करेंगे, राइट। चलिए तो लेट्स बिगिन नाउ। सो दोस्तों, आज के सेशन में आपको ये समझना है कि कोई भी जर्नल एंट्री को पास करने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है वो किस किस अकाउंट को अफेक्ट कर रही है। अब बच्चा कहता है क्या मतलब, ध्यान से समझेंगे। देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम अपने सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो वो टोटली कुछ पार्ट में क्लासिफाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, या तो वो हमारे एसेट्स को अफेक्ट करेगा, या वो ट्रांजैक्शंस हमारी लाइबिलिटीज को अफेक्ट करेगी, या वो हमारे लिए एक्सपेंसेस या लॉसेस की बात करेगा, या वो हमारे लिए इनकम की बात करेगा, या प्रॉफिट्स की बात करेगा, या फिर वो कैपिटल या ड्राइंग्स की बात करेगा। मैं आपको बड़े सारे एग्जाम्पल दूंगा और आप हैरान हो जाओगे कि मैं जो भी बोलूंगा ना वो इन्हीं में से किसी ना किसी में क्लासिफाई हो जाएगा। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, इन सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल बेटा, बहुत सिंपल है। मैं आपको बहुत जल्द आराम से प्यार मोहब्बत से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को कि यस सर ये तो बहुत ईजी हो गया। देखिए, एसेट और एक्सपेंस, पहले तो इन दोनों में डिफरेंस समझो क्या है। एसेट क्या होता है और खर्चा क्या होता है। याद रखना, एसेट वो है जिसके लिए जब आप पैसा खर्च करते हो आपको उसका बेनिफिट लंबे समय के लिए मिलता है। और यू कैन से, अगर आपने कोई चीज खरीदी नॉट फॉर सेलिंग, खरीदी फॉर यूजिंग इट इन योर बिजनेस, तो वो आपके लिए एसेट है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल ये है कि मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर का मकसद बेचना नहीं था, फर्नीचर का मकसद था उसे यूज करना अपने बिजनेस के अंदर, तो डेफिनेटली वो क्या बनेगा, एक एसेट। प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, एसेट। मैं अपनी बात करता हूं, ये मैं पूरा का पूरा एलजी का बोर्ड, इंटरैक्टिव स्क्रीन मैं यूज कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, मेरे लिए ये एसेट है। प्रोजेक्टर मेरे लिए एसेट है, मेरा माइक मेरे लिए एसेट है, बिकॉज इन सबको मैंने खरीदा यूसेज करने के लिए एंड डेफिनेटली इनको हम लंबे समय के लिए यूज करेंगे, 2-4-5 साल के लिए यूज करेंगे, तो ये सारी चीजें मेरे लिए क्या बन जाती हैं, एसेट्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मैं खर्चों की बात करता हूं दोस्तों, तो याद रखना खर्चों का मतलब यहां पर क्या होता है। व्हेन आई से एक्सपेंस, जब मैं खर्चों की बात करता हूं तो इसका मतलब आपने वो जो खर्च करा है, जो उसका बेनिफिट था ना वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। क्या उसका बेनिफिट इंस्टेंट होता है। रेंट, आप मुझे बताओ रेंट का बेनिफिट क्या है। रेंट आपने दिया, आपको प्रीमाइस मिला ओनली फॉर 1 मंथ, ओनली फॉर 1 मंथ, तो यूसेज लिमिटेड है, लेकिन अगर किसी चीज को यूज किया जा रहा है फॉर लंबे समय के लिए तो डेफिनेटली उसको हम यहां पर एसेट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। इज दैट क्लियर? यस। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। सैलरी क्या है, एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि सैलरी से आपको बेनिफिट मिलता है वो एक लिमिटेड समय के लिए मिलता है, और जब किसी चीज का बेनिफिट आपको लिमिटेड समय यानी कि विद इन अ ईयर आपको उसका बेनिफिट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। लेकिन अगर उसका बेनिफिट मोर देन अ ईयर मिलने जा रहा है तो उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं एसेट्स के अंदर। बताओ, मशीनरी हम 10 साल यूज करेंगे, ऑफ कोर्स इट इज योर एसेट, लेकिन जो आपने सैलरी पे करी दैट वाज ओनली फॉर 1 मंथ, इट इज योर एक्सपेंस। रेंट पे करा ओनली फॉर 1 मंथ, इट इज योर एक्सपेंस। इंटरेस्ट पे करा ओनली फॉर 1 मंथ, इट इज योर एक्सपेंस। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज के इस सेशन में ना हम इन दोनों के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं, हम बाकी किसी भी चीज को छेड़ेंगे नहीं, राइट। चलिए, तो अब हमने यहां पर यह समझना है कि आज के बाद ना आपको समझना होगा कि अगर आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है
कि अगर आपने किसी को पे करा है, लेट्स से आपने कोई पेमेंट करी है, ठीक है ना, लेट्स से आपने कोई पेमेंट करी है, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज पेमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जब भी आप कोई पेमेंट करते हो ना, तो आपकी जेब से आउटफ्लो होता है ना। और अगर आपको याद हो तो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, क्या, गिव एंड टेक का प्रिंसिपल पढ़ा था ना, कि कोई चीज जा रही है तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो आप मुझे बताओ, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो एक चीज कंफर्म है कि आपको यहां पर टू कैश लिखना हो, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जेब से कैश जा रहा है। अगर आपने बैंक से पेमेंट करी है तो यहां पे टू बैंक आ जाएगा, सिंपल है वो तो। लेकिन अब सवाल यहां पर ये है कि पैसा तो जा रहा है, लेकिन दोस्तों आया क्या, आया क्या। अब ध्यान से सुनना, देखो, अब आपको मालूम है कि पूरे बिजनेसेस के अंदर आप पेमेंट करते ही दो वजहों से, या तो आप पेमेंट करते हो एसेट की वजह से, या फिर आप पेमेंट करते हो खर्चों की वजह से। आप खुद दिमाग लगा लो, अगर आप इससे बाहर निकाल के दिखा दो मैं मान जाऊंगा। कंपनी ने जो भी पेमेंट करी है ना, इन दोनों में से किसी एक वजह से पेमेंट करी है। आप खुद जितना दिमाग लगाना है आप लगा लो। बताओ, अरुण सेतिया क्लासेस के अंदर मैं जो भी पेमेंट्स करता हूं, बताओ मैं क्या क्या पे करता हूं, जरा ध्यान से सुन लेना। मैं रेंट पे करता हूं, एक्सपेंस, ठीक है। मैं सैलरी पे करता हूं, एक्सपेंस। मैंने इंटरैक्टिव बोर्ड खरीदा, एसेट। मैंने आपकी एनक्रिप्शन की वाले को पेमेंट करी, सॉफ्टवेयर वाले को, एक्सपेंस, ठीक है। इसके अलावा मैं बिजली का बिल देता हूं, एक्सपेंस। रेकरिंग नेचर है ना, रेकरिंग नेचर है, हर महीने देना है, तो वो सब क्या चले जाएंगे, एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। और अगर नॉन रेकरिंग नेचर होगा तो उसको हम एसेट में क्लासिफाई कर देंगे, जिसका पर्पस भी लॉन्ग टर्म होगा। तो सिंपल ना। तो इसका मतलब कोई भी कंपनी अगर पेमेंट कर रही है, सोच के देखो, अगर कोई भी कंपनी पेमेंट कर रही है तो आपको बस ध्यान रखना है कि पेमेंट दो ही वजहों से होती है, या तो एसेट की वजह से या खर्चों की वजह से। तो जब पेमेंट जा रही है तो वन थिंग इज वेरी श्योर, पेमेंट क्रेडिट कर देना। लेकिन डेबिट किसको करना, दैट डिपेंड्स, कि अगर एसेट आया है तो एसेट डेबिट कर देना, अगर आपने खर्च करा है तो आप एक्सपेंस को डेबिट कर देना। क्या समझ आया? चलो अब बड़े सारे एग्जांपल। प्लांट एंड मशीनरी परचेज, सर प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू कैश। सर सैलरी पेड, सैलरी डेबिट टू कैश। सो सिंपल, यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। तो पेमेंट का मैटर तो क्लोज ही हो गया। इसका मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस में आप पेमेंट करते पाए जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, बस ध्यान रखना कि पेमेंट करते समय क्रेडिट तो कैश या बैंक नहीं होना है, डेबिट किसको होना है, या तो वो एसेट होगा या फिर वो आपका एक्सपेंस होगा। आई होप क्लियर, वेरी वेल डन। इसी तरह से अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमने एसेट तो परचेज करा है, हमने एसेट तो परचेज करा है, लेकिन हमने ऑन क्रेडिट कर परचेज करा है। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में ना आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, वो क्या, एसेट अगर आपने परचेज करा है तो नो डाउट एसेट तो डेबिट होगा, लेकिन आपने क्योंकि ऑन क्रेडिट परचेज करा है तो क्या आपने एक प्रॉमिस दिया होगा। अब आपने यहां पर क्या लिखना है, उस वेंडर का नाम जिसको आपने प्रॉमिस दिया है। मान लो मैंने एबीसी से खरीदा तो यहां पे क्या लिख देना, टू एबीसी, खत्म। तो एसेट डेबिट टू एबीसी, खत्म, फिनिश। समझ आ गया? अगर कैश में दिया होता तो टू कैश, अब उधार दिया है तो टू वेंडर। सर ये तो बड़ा सिंपल है, एसेट खरीदने के दो ही केसेस हो सकते हैं, बताओ क्या? अगर आपने एसेट खरीदा है तो या तो कैश में खरीदा होगा या उधार खरीदा होगा। दोनों ही केसेस में अगर एसेट आएगा तो क्या वो हमेशा डेबिट होगा? बोलो। तो अब रूल बना लो, रूल बना लो, रूल, एसेट का रूल आपको आ चुका है। बताओ, एसेट जब जब बढ़ेंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे, और जब जब एसेट गिरेंगे, कम होंगे, तो वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। ये है हमारा रूल ऑफ एसेट। क्या सबको क्लियर हो गया? रूल ऑफ एसेट। मैंने आपको ये कहा कि हमें 5 लोगों के लिए रूल पढ़ने हैं। अगर ये 5 चीजों के लिए अगर आपने रूल पढ़ लिया तो आपका काम खत्म। तो कौन बताएगा? एसेट्स का रूल क्लियर हो गया? यस प्लीज। डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, बता दो। डेबिट जब एसेट इंक्रीज, क्रेडिट जब एसेट डिक्रीज। जिन्होंने गोल्डन रूल्स पढ़े हुए हैं वो आप अपने तरीके से पढ़ सकते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। बट अब भी ऐसा लग रहा था कि मैं 11th क्लास के तरीके से क्यों पढ़ाऊं। मेरे को लग रहा था कि मैं आपको सीधा ही वो तरीका बताता हूं जिससे आप कोई भी केस आपके पास आए तो आप जर्नलाइज उसको कर सको, ठीक है जी। ऐसी एक्सपेंसेस के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है कि जब भी आप कोई एक्सपेंस या लॉस बियर करोगे तो याद रखने ना, आपने उसको डेबिट करना है, खत्म। बस सिंपल सा रूल है। जब भी कोई खर्चा करोगे, खर्चे को डेबिट कर देना।
जब भी कोई खर्चा करोगे खर्चे को डेबिट कर देना। यहां तक क्लियर है? अब सवाल यहां पर यह है कि मान लो सैलरी की बात करते हैं। अब सैलरी आप सबको मालूम है एक्सपेंस है, तो ये सबको मालूम है कि अब सैलरी डेबिट होगी। लेकिन अब सवाल ये है, देयर आर टू केसेस, एक सैलरी पेड, एक ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। कौन बताएगा? अगर सैलरी पेड है, देखो दोनों ही केसेस में सैलरी ने तो डेबिट ही होना है, क्योंकि खर्चा तो हुआ है, खर्चा तो हुआ है, तो उसने तो डेबिट ही होना है। क्रेडिट कौन होगा? अगर पेड है तो टू कैश, अगर पेड नहीं है तो आपने टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देना। याद रखना ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। पेड नहीं है तो आपको यहां पे पर्सनल अकाउंट लिखना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। याद रखना पर्सनल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि जिस आदमी को आपने सैलरी देनी है क्या उसका नाम आएगा। अब यहां पे तो बड़े सारे लोग हो सकते हैं, तो इसीलिए हम उसका नाम ना लिख के क्या लिख देते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी। याद रखना नेचर अकाउंट है, ध्यान रखना ये नॉमिनल नहीं है, नॉमिनल सैलरी है, सैलरी इज एक्सपेंस, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट योर लाइबिलिटी। सर अगर मेरे को सैलरी राम को देनी होती तो मैं यहाँ पे टू राम लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकते थे, बट जनरली कंपनी लिखती नहीं है क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती है ग्रुप ऑफ पीपल को, तो इसीलिए हम नाम ना लिखकर क्या लिखते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखते हैं। क्या सबको क्लियर हो गया? सर ये तो बड़ा आसान हो गया। यस खत्म हो गया। बताओ एक्सपेंसेस के लिए रूल क्या है? सर जितने भी एक्सपेंसेस इनकर होंगे उन्हें हमने उठाकर क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। अगर पेड होंगे तो टू कैश कर देंगे, और अगर वो अनपेड होंगे तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर देंगे। क्या बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बोल दो यार, बोलते नहीं हो तुम लोग। यहां तक क्लियर है? तो सर ये दो रूल तो हमें अच्छे से समझ आ गए। बोलो चलो ऐसे ही अब मैं ये दो रूल भी आपको बता देता हूं, ठीक है ना? ये दो रूल भी बता देता हूं। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, अगर आपके पास पैसा आ रहा है, ये तो दोनों मैंने पढ़ाए पेमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, पेमेंट्स के एंगल से। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास पैसा आ रहा है, तो देखने वाली बात है कि आपके पास पैसा क्यों आएगा, ठीक है ना? वाई वी आर रिसीविंग मनी, ठीक है ना? मान लो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, चलो सोच के बताओ पैसा क्यों आएगा, दिमाग लगाओ। अच्छा एक चीज कंफर्म है, पैसा आ रहा है तो आपने कैश को तो डेबिट करना ही करना, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, ठीक है जी? एसेट बढ़ रहा है तो कैश तो डेबिट होगा ही होगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं पैसा क्यों आता है? चलो आपके बिजनेस में पैसा क्यों आएगा? सर मैंने एसेट बेचा तो टू एसेट। बच्चा कहता है सर ये कैसे लिखा आपने? सोच के देखो, अगर एसेट बेचा तो एसेट रिड्यूस हुआ, और मैंने अभी अभी क्या कहा था? जब जब एसेट रिड्यूस होगा तो उसको क्या कर देना? क्रेडिट। वेरी गुड। तो आप मुझे बताओ, अगर पैसे की वजह एसेट है तो टू एसेट हो जाएगा। सर मैंने ना लोन लिया है तो टू लोन, क्या यहां पे लाइबिलिटी आ जाएगी? अब देखो कितना आसान है यार, पैसा आता ही क्यों है? एसेट को बेचकर, या लाइबिलिटी लेकर, या फिर किसी इनकम की वजह से। मान लो आपने मुझे फीस पे करी, या फिर मुझे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कमीशन मिली, तो यहां पे टू कमीशन। मैंने लोन दिया हुआ था किसी को, मुझे इंटरेस्ट मिला, टू इंटरेस्ट। मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट करा था तो मुझे डिविडेंड मिला, तो टू डिविडेंड। सो सिंपल यार, ये तो बड़ा आसान है सर ये तो बहुत इजी हो गया। तो इसका मतलब सर हमें वही दो ही बातें याद रखनी है कि जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है वो जिन वजहों से आ रहा है वो वजह आपने यहां पे लिखनी है, और अगर पैसा जा रहा है तो आपको बस याद रखना है कि पैसा जाने की दो ही वजहें होती हैं। कौन कौन सी? या तो एसेट की वजह से या फिर खर्चों की वजह से। अब एक वजह आप और लिख सकते हो, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा होगा, लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। तीसरी वजह लिख सकते हो आप, पेमेंट की वजह क्या होती है? टू पे ऑफ योर लाइबिलिटीज। तो यहां पर आप लाइबिलिटी डेबिट कर सकते हो। इसका मतलब पैसे जाने की तीन वजहें कौन सी है? या तो एसेट खरीदा, या कोई एक्सपेंस करा, या आपने कोई प्रॉमिस पे ऑफ करा है, यानी कि आपने कोई प्रॉमिस करा था उसको आपने पे ऑफ करा है। यस सर। तो सर अब यहां पे हमारे पास रूल्स क्या बन रहे हैं? लिखो जरा, लाइबिलिटी का रूल लिख लीजिए, यहीं पे लिखवा देता हूं, यहीं पे लिख लीजिए। लाइबिलिटी अगर बढ़ रही हो तो क्रेडिट, लाइबिलिटी अगर आप कम कर रहे हो तो डेबिट, ठीक है ना? किसी को प्रॉमिस करते हो तो क्रेडिट, किसी का प्रॉमिस पे ऑफ कर रहे हो तो उसको डेबिट। इनकम डेबिट होती है, ये ध्यान रखना। क्या कैपिटल ड्राइंग छोड़ दो? क्या ये रूल समझ आ गए? जल्दी बताओ फटाफट से।
आई एम होपिंग फॉर वेरी 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 सिंपल फॉर एवरीवन। आई एम होपिंग फॉर इट इज वेरी सिंपल। तो आज के सेशन में आपने दो ही बातें याद रखनी है, रिसीट्स की वजह और पेमेंट्स की वजह। बस रिसीट्स और पेमेंट्स की वजहें आपको पता होनी चाहिए। और जो भी देखो रिसीट्स होगा तो कैश डेबिट, वजह जो होगी वो क्रेडिट, ठीक है ना। पेमेंट्स होंगी तो टू कैश करना है और जो भी वजह होगी वो आपने डेबिट करनी है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सुन लो ध्यान से लल्लुओ, कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। सेशन 3 के अंदर हम थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर एंटर करेंगे, थोड़ा मुश्किल जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।